Assalamu alaikum dear students. Welcome to the lecture of the classical mechanics. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशंस। जिस तरीके से हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जब हम बात करते हैं या इलेक्ट्रोडायनामिक्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत जो फेमस इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं कि गाउस लॉ है, या हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन जो कि डिस्क्राइब करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, मतलब अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है उनकी फ़्लो को, और उनको जब रेस्ट पे तो हम मतलब उनकी सिचुएशन, उनकी जो हमारे पास जो सिस्टम है स्टैटिक्स का वो सारा इसको डिस्क्राइब करती है, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स का ये चार्ज जब मोशन में होती है तो इस तरीके से जो फील्ड लाइन है, जो हमारे पास फील्ड की ट्रांसपोर्टेशन है, फील्ड का इफेक्ट है, इसकी डायनामिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ये फील्ड इक्वेशन है जो कि हमें इसकी डायनामिक्स बताएगी जी। तो कुछ चीज़ें हमें नाउन है और कुछ चीज़ें हमें अननाउन होती है, जबकि हम उन नाउन चीज़ों से लेके और जो हमारे पास अननाउन है उनकी तरफ हम चलेंगे। वी नो द रिलेशन बिटवीन जी एंड वी। यहाँ पे हमारे पास जी एक फील्ड वेक्टर है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड की हमारे पास, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की, जी जो कि क्या है हमारे पास फील्ड वेक्टर है जी, जिसे हम लिखेंगे जी ऑफ आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बहुत संभाल कर ताकि हम इसके ऊपर लिख सकें, जी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ऑफ आर। देखिए, अगर हमें पता था कि जब कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड हो तो हम इसको नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल के तौर पर लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें पता था कि हमारे पास जी क्या है, एक ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड जो हमारे पास फील्ड वेक्टर होगा उसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसका जो वर्क है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डिपेंडेंस होती है। अब हम इसमें अंदर थोड़ी बहुत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की, टेकिंग द कर्ल ऑन बोथ साइड वी नोटिस दैट द कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज़ ज़ीरो। अगर आप दोनों तरफ कर्ल ले लें, डेल इधर कर्ल ले लें और इधर भी ले लें, तो यहाँ पे डेल क्रॉस जी बन जाएगा लेफ़्ट साइड में, यानी अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें, ये देखें डेल क्रॉस जी, और राइट साइड पे आपके पास बनेगा डेल क्रॉस वी। चूँकि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इट मीन्स डेल क्रॉस जी ऑफ आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका फिज़िकल मतलब क्या है, देखें, ये जी एक फील्ड, एक हमारे पास एक जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो जी एक इस तरीके से हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, वो हमारे पास जब जिसका कर्ल ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स वो जो फील्ड है वो हमारे पास रोटेशन पैदा नहीं करती। जिस तरीके से हम अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल लेंगे तो वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेलरेट करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो आप अगर डेल क्रॉस ई ले लें तो वो भी ज़ीरो होगा, डेल क्रॉस जी लें तो वो भी, लेकिन डेल क्रॉस जो बी है, यानी जिसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इस तरीके से, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, रोटेशन प्रोड्यूस करती है। अब अगर इसको, क्योंकि कर्ल ये जो डेल है इसमें हमारे पास थ्री इक्वेशन, पार्शियल और पार्शियल एक्स भी होती है, पार्शियल और पार्शियल वाई भी होते हैं, पार्शियल और पार्शियल जी होता है। तो आप इसको अगर मैट्रिक्स फार्म में लिखें और इसका हमारे पास जो जिस तरीके से आप क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं मैट्रिक्स फार्म में, तो आपके पास इस तरीके से थ्री इक्वेशन बनेगी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये थ्री इक्वेशन बन जाएंगी आपके पास। दीज इक्वेशन आर सेटिस्फाइड बाई एनी ग्रेविटेशनल फील्ड। जाहिर बात है, अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग, तो ये सेटिस्फाई करती है इसमें। फॉर ए यूनिक डिटर्मिनेशन जी वी नीड ए रिलेशन बिटवीन जी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस। अब हम क्या करते हैं, हम रिलेशन फाइंड करते हैं बिटवीन द फील्ड वेक्टर एंड जो हमारे पास किस तरीके से मैस के साथ ये वेरी होते हैं। कंसिडर करें कि हमारे पास ये मैस गिवन है, जिस तरीके से एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स है, और वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो एन है एक क्या है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, और इसमें हमारे पास ये एंगल जो कि बना रहा है ये हमारे पास वेक्टर्स। ठीक है,
जो कि एंगल, और ये जी फील्ड वेक्टर है क्योंकि हमें पता है कि फील्ड हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड दी, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है टुवर्ड दी दैट मैसेज होता है, और आर जो डिस्टेंस है हमारे पास ये बिटवीन जो हमने पैच लिया है और जो हमारे पास दूसरा मैस है, और इस सारे का क्या हमारे पास वॉल्यूम क्या है वी प्राइम, और टोटल मैस इसका कैपिटल एम है, एक एम। अब हम देखते हैं कि कितना फील्ड लाइन इससे इमिट होती है, किस तरीके से हम जी और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस चेंज करते हैं तो आपके पास ये फील्ड वेक्टर चेंज होता है जी। तो अगर हम फ्लक्स को डिफाइन करें जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिखते हैं ई डॉट डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ई डॉट डी ए, तो यहाँ पे कहते हैं लेट कंसिडर ए मैस एम इनक्लोज बाई ए वॉल्यूम वी प्राइम हैविंग ए सरफेस एरिया ए, द फ्लक्स थ्रू दिस लाइन इज। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा होगा फ्लक्स इज इक्वल टू आप लिखते थे इसमें ई डॉट डी ए, तो यहाँ पे ई की जगह क्या है जी है जो कि फील्ड वेक्टर, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था, यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड वेक्टर है जो कि हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड किया, जी इज इक्वल टू सम कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर थी। तो यहाँ पे एन जो है यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। बट फी इज़ आल्सो गिवन बाई, जो हमारे पास फ्लक्स है जो कि हमने पहले भी इसमें फाइंड किया था, फी इज इक्वल टू -4 पाई जी एम। इसको मैं ज़ाहिर बात है रिकॉल भी करूँगा कि फ़ी इज इक्वल टू -4 पाई जी एम। अगर हम इसको कॉन्टीन्यूस, क्योंकि मैथ हमारे पास क्या होती है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको अगर हम मैथ यानी आप देखें मैथ को हम क्या लिखें डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इस तरीके से लिखें ये मैथ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो फिर ज़ाहिर बात है वॉल्यूम के हमारे पास 3 इंटीग्रल होते हैं, डी वी टी एक्स भी होता है, डी वाई, तो हमारे पास 3 इंटीग्रल के ऊपर आ जाएगा, और 4 पाई जी एम तो कॉन्स्टेंट, उसको आप बाहर लेके या अंदर लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से मैंने फ़ी इज इक्वल टू -4 पाई जी एम जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन इसको मैंने रिकॉल किया, ठीक है, और मैथ को मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेल्टा वी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं अगर कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर हम समेशन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो वॉल्यूम ट्री इंटीग्रल इसलिए आ गया क्योंकि डेल्टा वी में हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जी होता है, और बाकी कांस्टेंट है 4 पाई जी एम इज, एंड डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी, रो बीइंग द मास डेंसिटी, इक्वेटिंग द प्रोसीडिंग टू इक्वेशन गिव्स। देखिए इन दो इक्वेशन में हमारे पास एक साइड इक्वल है, ठीक है, और ये किस चीज़ की इक्वल है, फी इज इक्वल टू दिस थिंग्स, तो हम इस इक्वेशन को यानी ये वाली इक्वेशन और इसमें हमारे पास इन इक्वेशन को हम इक्वल करेंगे, तो एन डॉट जी हमारे पास जो लेफ्ट साइड है ये वाली इधर लिखेंगे और ये राइट साइड हमारे पास ये आ गई। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहाँ पे देखिए डेल्टा वी आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास डी ए है, तो हम क्या करते हैं ये जो एरिया इंटीग्रल है इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम गॉसेस थ्योरम यूज़ करें तो गॉसेस थ्योरम क्या करता है, गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई टू एनी वेक्टर बी इज एन डॉट बी इंटू डी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल डॉट वी यानी एन डॉट बी इंटू डी ए को हम लिखते हैं डेल डॉट बी इंटू डेल्टा वी। अब इसमें इधर आप कंपेरिजन करें, एन की जगह एन, जी की जगह बी वेक्टर एंड डी ए की जगह डी, तो जहाँ पे जी होगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल डॉट बी इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे हमारे पास बी तो नहीं है, अगर हम इस ये इक्वेशन डाइवर्जेंस थ्योरम है, यहाँ पे हमारे पास जी की जगह क्या जाएगा, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट जी इंटू डेल्टा वी। तो हम लेफ़्ट साइड पे गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास जहाँ पे जी होगा वहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, और साथ क्या आएगा, डेल आएगा डॉट इंटू डेल्टा वी, और जिस तरीके से, ठीक है। यानी ये फार्म, ये दोनों ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर है, तो इट मीन्स हम इसको इस फार्मूलेशन में लिख सकते हैं डेल डॉट जी इंटू डेल्टा वी। ये जो एरिया इंटीग्रल है हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में, इसको हम लिखेंगे डेल डॉट जी इंटू डेल्टा वी। तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल डॉट जी इंटू डेल्टा वी, और राइट साइड एज इट जो कि -4 पाई रो जी इंटू डेल्टा वी, राइट साइड हमने एज इट लिख दिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास प्लस बन जाएगा डेल डॉट जी प्लस 4 पाई जी, हम इसमें डेल्टा वी इधर भी है और डेल्टा वी इधर भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब ये डेल्टा वी जो है हमारे पास ये चीज़ तो इक्वल 0 नहीं हो सकती, ये जो हमारे पास जिनका सम है ये हमारे पास 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। डेल डॉट जी प्लस 4 पाई रो इंटू जी इज इक्वल टू 0। इसको आप दूसरी साइड पे तो डेल डॉट जी इज इक्वल टू -4 पाई रो इंटू जी, which is the required relation between G and the mass distribution, ठीक है, डिस्क्राइब बाई द डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी के अंदर क्या है, मैस है, जारी बात है,
तो हमारे पास जी और मैथ्स के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब अगर आप इसमें देखें, ये तो हमारे पास डाइवर्जेंस है एक, तो आप इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो ये बनेगा पार्शियल जी एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल जी वाई और पार्शियल वाई, पार्शियल इज इक्वल टू -4 पाई रो इंटू जी। अगर आप इसमें जी को लिखें माइनस डेल्टा वी और इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जी के लिखें माइनस डेल्टा वी, ये जी को, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर वी और इज इक्वल टू, तो डेल डॉट जी, जी की जगह माइनस डेल्टा वी, तो ये डेल माइनस डेल स्क्वायर वी और -4 पाई रो जी एज इट, ये तो ये माइनस साइन और माइनस साइन को कैंसिल, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 4 पाई रो जी। अगर हम ये जो डेल स्क्वायर वी है, याद रखें यहाँ पे हमारे पास 3 सेट ऑफ इक्वेशंस बनती हैं, ये एस में वी में एक्स भी है, वाई भी है, जी भी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसके जो सोल्यूशन आता है, ये हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पहले सॉल्व भी कर चुके हैं कि जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड इसको कहते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी सॉल्यूशंस एक्स के लिए आएगा, वाई के लिए आएगा, जी के लिए। अगर हम कंबाइन करते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस इन 3 डायमेंशंस, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइसन इक्वेशंस एंड यूनिकली डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू विद। और इसमें हमारे पास कहते हैं कि 2 कंडीशन है, R टेंड टू 0, जैसे हमारे पास R 0 होता है, नहीं R इन्फिनिट को अप्रोच करता है तो हमारे पास पोटेंशियल 0 हो जाता है। अब इसका जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो सोल्यूशन कुछ ऐसे है, V ऑफ R इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ G रो ऑफ R इंटू डेल्टा V ओवर R, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपके पास, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है। अब यहाँ पे आप लोग का एक टास्क है वेक्टर कैलकुलस का, और जैसे हम कहते हैं कि आप जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है कि आपकी 3 डायमेंशनल एक इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है, और आप इसका ये सोल्यूशन फाइंड करें। तो इसलिए मैं इसके सोल्यूशन यहाँ पे पुट नहीं किया ताकि आप लोग इसको ज़रा सॉल्व करें, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन कैसे बन गया। जी कहते हैं इन शॉर्ट न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में भी कम्प्लीटली समराइज बाई सेट ऑफ 3 इक्वेशन। वो कौन सी है? पहले हम जी ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ओवर एम, फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी, और तीसरी इक्वेशन हमारे पास है डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू -4 पाई रो इंटू जी। तो ये हमारे पास क्या है, 3 ग्रेविटेशनल की इक्वेशंस है जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वेशंस, ठीक है। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाजेस की जो इक्वेशन है, इस तरीके से हमारे पास डेल डॉट जी इज इक्वल, देखें इसका डाइवर्जेंस भी है, इसका कर्ल भी है, और जो हमारे पास मैक्सवेल की इक्वेशन मशहूर है, तो न्यूटन की ग्रेविटेशन इक्वेशन इस तरीके से ग्रेविटेशनल जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में इस तरीके से ये मशहूर है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस ग्रेट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैं कहता हूँ कि इस आगे आप सोल्यूशन आप ज़रा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कर लें कि अगर आप v इक्वल टू इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, 1 बाई 1 आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आएगा, v ऑफ r इक्वल टू जी रो ऑफ r ओवर r। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।